नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष एक बार फिर पुनः उपस्थित हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास पांडे व पांडे से। आज पुनः पार्ट 4 में हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष पेज नंबर 18। आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय साहित्य। आज ये पाठ चलेगा, इसी पर हमने छोड़ा था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी। तो इसलिए आर्य भाषाओं का विकास हम किससे मान सकते हैं? हिंदी से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने सन 1880 में किया। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। वो 4 भाग हैं पूर्वी गौड़ियन, जिसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन, मराठी। हार्ने के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले थे वो बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ द ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूट भाग 1 खंड 3 भाग 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने रखा है उत्तरी पश्चिमी समुदाय, लहंदा, सिंधी, दक्षिणी समुदाय, मराठी। इसके बाद दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी। ग है पूर्वी समुदाय। पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। दूसरा है मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा के अंतर्गत क्या है? मध्य उपशाखा का है मध्यवर्ती समुदाय। नंबर 1 है पूर्वी हिंदी। तीसरे नंबर पर भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी, राजस्थान। ख है पहाड़ी समुदाय, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 उदीच्य है, ये इंपॉर्टेंट है। उदीच्य सिंधी, लहंदा, पंजाबी। दूसरा है प्रतीच्य, राजस्थानी, गुजराती। तीसरा है मध्यदेशी, पश्चिमी हिंदी। चौथा है प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला। पांचवा है दाक्षिणात्य यानी मराठी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी, जो सुनीत कुमार चटर्जी जी ने कहा था वही धीरेन्द्र वर्मा जी। प्रतीच्य के अंतर्गत गुजराती, और मध्यदेशी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। और प्राच्य के अंतर्गत उड़िया, असमिया, बंगला। और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी। आइए पेज नंबर 20 को देखते हैं। पेज नंबर 20 पर है, पेज नंबर 20 सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न का हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा पंजाबी, लहंदा। जो सिंधी, कच्छी। नो गुजराती। एर बंगाली, उड़िया, असम। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। अपभ्रंश श्रेणी मध्यवर्ती आधुनिक भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी पूर्वी के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। मध्यमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी। ब्राह्मण और पैसाजी के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक है। फिर आगे देखिए
डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया: हिंदी वर्ग, हिंदीतर, अहिंदी वर्ग। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषा है। हिंदीतर, अहिंदी वर्ग: उत्तरी नेपाली, पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी के अंतर्गत सिंगली, मराठी और पूर्वी का उड़िया, बंगला व सिंधी। प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं देखिए, क्या विशेषताएं थी। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, ये जानते रहिएगा, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की एक उपशाखा। ये याद किए रहेगी कि शारदा लिपि की शाखा, ठीक है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। आगे देखिएगा पेज नंबर 21 पर। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, इसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोली माझी, डोंगरी, दोआबी, राठी आदि। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जात से है। गुर्जर प्लस त्रा, गज्जरत्ता, गुजरात। गुजरात की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरो रेखा नहीं लगती। जानते रहिए, ध्यान में देने वाली बात कि इसमें सिरो रेखा नहीं लगती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी आदि है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विश्वनुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बांग्ला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा यानी उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि। उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। अब यहाँ से हिंदी की स्टार्ट होते है कि हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी यानी हिंद यानी नष्ट करना, टू यानी दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ हुआ जो दुष्टों का विनाश करे। हिंस्त दुष्टान शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन धन से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला या हीन दूषित। नोट, ये दोनों मत कल्पना प्रसूत है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्ण में प्रथम बार मिला है। निशीथ चूर्ण जो है ये इंपॉर्टेंट। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। अब पेज नंबर देखेंगे 22 पे। 22 पे देखते हैं। सिंधु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी यानी सप्त सिंधु नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश में अर्थ है।
कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो गया। हिंदू हिंद हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ है सिंध, अवैध। हिंदू, हिंद, हिंदी और हिंदी। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू शब्द मिला है, जैसे सूर्यडाम भड़ियम रामणो जीर्ण हिंदू देश बच्चाम। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा, ये ध्यान रखे रहिएगा, ने अपने दरबारी कवि हकीम बजील को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। वाजरोया ने कंकल और दमनक, कलीला और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दमनक। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुचड़ मिहिर ने लिखी। भूमिका में कहा गया है कि अनुवाद जबानी हिंदी में किया गया है। अरबी फारसी में जबानी हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदी एवं का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देशी भाषाओं के लिए किया। तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशियों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ये इम्पोर्टेंट है। सरफुद्दीन यजदी ने 1424 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशियों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे देखिएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश पाकफस्ट के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में देशी भाषा को हिंदी या हिंदू या हिंदुई नाम देने में हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण। भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उन दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया। डॉक्टर भोलानाथ ने लिखा, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशी भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदू प्लस ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुई शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बोलते हिंदू भाखो। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह किसने कहा है? तो नूर मोहम्मद ने। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा है। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रिक्ता के शरणार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेपा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद नाथ का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसाफी में मिलता है। खुदा रखे जबा हमें सुनी है मीर व मिर्जा की, कहें किस मुंह से हम मुसाफी, उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आजाद ने अपने हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। रिक्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या
गिराकर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेख्ता नाम 18वीं सदी के प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा, इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा का नाम द्योतक है। ये इम्पोर्टेंट है। पहला दूसरा पॉइंट, इसमें 10 क्षेत्र हैं और ये राजभाषा आर्टिकल 343। आगे देखते हैं। अब ये है पेज नंबर आपका 23। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार।